जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोकॉम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शुरू करेंगे उसके बाद। सुमित्रा, गुड मॉर्निंग बहन, शुभ प्रभात आप सभी को। जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शुरू करेंगे उसके बाद। उससे पहले जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर छोटी छोटी डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलअप फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लास स्टार्ट बैच स्टार्ट है। इसके अंदर आप अगर थ्योरी बैच लेते हैं तो उसके लिए आपको 1,999 पे करना होता है पेपर फर्स्ट का। ओनली पेपर सेकंड के लिए भी 1,999 आपको पे करना होता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 2,999 आपको पे करना रहता है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलअप फॉर्म के हर बैच के ऊपर। तो अभी जल्दी जुड़ जाइए। अंजलि गुड मॉर्निंग, योगेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करेंगे हम अभी। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन हम कर चुके हैं। 19 फरवरी को 1630 में इनका जन्म हुआ था और 13 अप्रैल 2 अप्रैल को क्या होता है, इनको जवर हो जाता है। जवर का अर्थ समझते हो? बुखार। 2 अप्रैल 1680 को। तो 13 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी एक पत्नी थी, 3 पत्नियां थी इनकी। एक पत्नी थी पुतली बाई, जो इनके साथ सती हुई थी। परमदीप गुड मॉर्निंग बहन। क्या हो गई थी इनके साथ? सती हो गई थी। अंजलि, आपने कितने बजे ट्राई किया था? कल इवनिंग में क्लास मैं बताता हूँ, 8:30 पर स्टार्ट हुआ है। आप उस क्लास को देखना। किसकी क्लास ओपन नहीं हुई है? वहां पर ब्रह्मदीप भी थी, चंपा भी थी वहां पर। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैं यहाँ से किसी को भी किसी प्रकार से कुछ नहीं कहता। मैं हर जो ऑप्शन होते हैं वो लाइव रखता हूँ सभी के लिए। चंपा गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको क्लास ज्वाइन ना करवा के मुझे मुझे क्या फायदा होगा? बाई फेस आपसे कभी मिला नहीं, आपके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है ना। बाई फेस हम कभी मिले नहीं और आपका मेरे साथ झगड़ा नहीं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा कि आपको ज्वाइन नहीं कराऊं? समझ रहे हो? ठीक है, 8:30 पर क्लास स्टार्ट हुई थी कल। 8:35 हो चुकी थी, शायद वो ओपन नहीं हो पा रही थी। क्लास के अंदर थोड़ा सा एरर था और 9:37 तक ये चली थी, क्योंकि लैपटॉप अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो हम बात कर रहे थे शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के अंदर, पहाड़ी दुर्ग के अंदर हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। 2 अप्रैल को इनको बीमार हो गए थे और 13 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई थी। पुतली बाई इनकी पत्नी थी। और टेक्निकल टीम के साथ बात करो उसके बारे में आप। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सब कुछ ओके रहता है, आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए इसके बारे में।
13 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी थी पुतली बाई। 3 पत्नियों में से एक थी पुतली बाई, क्या हो जाती है, इनके साथ सती हो गई थी। एक सारा बाई थी, साई बाई निम्बालकर। एक थी सोयरा बाई। ये इनकी 3 पत्नियां थी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक विजय हम देख चुके हैं। बीजापुर के आदिल शाह के साथ इनका संघर्ष चला। फिर इन्होंने आदिल शाह अफजल खां को इन्होंने मारा। उसके बाद कोंकण प्रदेश को इन्होंने जीता। शिवाजी के फिर शाइस्ता खां के साथ संघर्ष रहे। ये औरंगजेब ने इनके मामा को क्या भेजा था, यहाँ पर नियुक्त किया था शाइस्ता खां को। हार जाता है, अंगूठा काट दिया जाता है। अब्दुल जो इसका बेटा होता है वो मारा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुअज्जम को सूबेदार नियुक्त किया जाता है। मुअज्जम भी हार जाता है। फिर सूरत को लूट लिया जाता है। पहली बार 1670 में लूटा गया। दूसरी बार अक्टूबर 1672 और फिर उसमें क्या था वो, हाँ 8 मार्च 1670, 13 अक्टूबर 1670 और फिर 71। कब सूरत को 3 बार लूटा गया था। एक बार 1670, फिर 13 अक्टूबर, सॉरी एक बार 1664 में, फिर 13 अक्टूबर 1670 में, फिर 71 1671। ये 3 बार सूरत को लूटा गया है। पहली बार 1 करोड़, फिर 66 लाख। उसके बाद ढेर सारा इन्होंने पैसा यहाँ से लूटा। दूसरी बार 1672, तीसरी बार 1672 के अंदर लूटा। मुगलों से संघर्ष रहा इनका। 13 अक्टूबर 1670 को इन्होंने एक बार जीता, 66 लाख रुपए वहां से मिले थे। फिर 1671 में तीसरी बार, 1672 में, 71 पता नहीं कुछ मानो बैठ गए। 1672 के अंदर इन्होंने दोबारा उसको जीता, तीसरी बार उसको लूटा था। शिवाजी का प्रशासन हम देख चुके हैं। थोड़ी सी झलक इसने देखी हमने अष्ट प्रशासन के बारे में देखा, उसके बारे में अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा। शिवाजी के उत्तराधिकारी हम कर चुके हैं, इसके अंदर हमने संभाजी को पढ़ा, राजाराम जी को पढ़ा, फिर साहू जी महाराज, शिवाजी सेकंड, और शिवाजी सेकंड के साथ ही होगा खेड़ा का युद्ध होगा इनका, साहू जी महाराज का। राजाराम सेकंड, पेशवाओं के काल में मराठा पढ़ चुके हैं। बाजीराव को हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बालाजी बाजीराव। क्या पढ़ना है, बालाजी बाजीराव को पढ़ना है 1740 से लेकर 1761 तक। तो शुरू करते हैं बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव का जन्म 1740 से लेकर 1761 तक रहेंगे। अन्य नाम, निकनेम रहेगा नाना साहब। इसने मराठा शासक राजाराम द्वितीय के से संगोल समझौता करके राज्य के संपूर्ण स्वयं अधिकार ले लिया। इसने क्या किया, इसने एक राजाराम सेकंड से समझौता किया। राजाराम सेकंड से समझौता किया और किसे, जो संघोल का ये समझौता था, संघोल का समझौता करके संपूर्ण राज्य अधिकार स्वयं में ले लिया कि पूरे राज्य पर अधिकार किसका होगा, अब पेशवा का होगा। पेशवा का अधिकार होगा। 1742 में ईस्वी में झांसी मराठों के उपनिवेश बना दिया गया था।
झांसी को मराठों का उपनिवेश कब बनाया गया? 1742 में। 1751 में उड़ीसा पर मराठों का अधिकार हो गया था। बंगाल एवं बिहार से चौथ कर वसूला गया। आपसे अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में डैश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बन पाया, हिस्सा नहीं बन पाया। दिल्ली सल्तनत के अंदर वही 1526 से लेकर 1205 1206 से लेकर 1526 तक का समय है। नाना प्रकार के यहाँ पर शासक आए, लेकिन एक राज्य था उसको नहीं जीत पाए थे। उसमें उस राज्य को माना जाता है उड़ीसा, और उड़ीसा को प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? कलिंग। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक और नंदराज यहाँ के शासक थे, नंदराज के बीच लड़ा गया था। अशोक की अगर मैं बात करूं, आपसे ऑप्शन देकर पूछ सकता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? कनिष्क, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर अशोक? कमेंट करो भाई। चंपा का सी आया है। अच्छा, अब चेंज हो गया। चंपा ने अशोक को बताया भाई, ठीक है। इसीलिए मैंने अशोक नीचे रखा था, और ये ऐसा ही होगा, वहां पर अशोक सबसे नीचे मिलेगा। कनिष्क, कालाशोक और अजातशत्रु। कनिष्क के दरबार में क्या होगा? कनिष्क हम सोचेंगे कुंडलवन के कनिष्क क्या हुआ था? कश्मीर के अंदर बहुत संगति हुई थी, तो शायद कनिष्क होगा। कनिष्क नहीं है भाई, हमने देखा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों को भेजा था। इसने अपने पुत्र पुत्री को, संघमित्रा और महेंद्र को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इसने क्या किए थे? महामात्र नियुक्त किए थे। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रसार अगर किसी ने किया था तो अशोक ने किया था। 1752 ईस्वी में निजामों एवं मराठाओं के बीच भलक की संधि हुई थी। भलक की संधि है भाई, भलक संधि कब हुई थी? 1752 में। किस किस के बीच हुई थी? मराठा और निजाम। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761। अदर नेम नाना साहब, he took the entire rights of the state of signing the Sangol agreement on Maratha ruler Rajaram II। संगोल एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था? राजाराम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था, जो पेशवा थे। 1742 एडी झांसी बिकम कॉलोनी ऑफ मराठाज। झांसी को क्या बना लिया था? कॉलोनी इसको बना लिया था, ठीक है। 1751 एडी के अंदर मराठास टू कंट्रोल ऑफ ओडिशा। 1751 के अंदर ओडिशा के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया था? मराठाओं का कंट्रोल आ गया था। चौथ रिसीव्ड फ्रॉम बंगाल एंड बिहार। 1752 के अंदर द ट्रीटी ऑफ भलक was signed between the Nizam and the Marathas, and half of the area of Barad was given the Marathas। सिंधु खेड़ा युद्ध। सिंधु खेड़ा युद्ध 1757 ईस्वी में मराठों व मराठों ने निजामों से कई प्रदेश हथिया लिए थे। जो सिंधु खेड़ा युद्ध था, उसमें मराठों ने क्या किया था भाई? निजामों से काफी प्रदेश इसने हथिया लिए थे। उदयगिरी का युद्ध, उदयगिर के युद्ध की बात करूं मैं, उदगिर का युद्ध 1760 में हुआ। मराठों ने निजामों को हराकर
अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर हासिल कर लिया था। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत नामक मैदान में हुआ था और यह युद्ध अफगानिस्तान के क्या नाम था उसका, मराठों से जो था वो थे सदाशिव से दुर्रे दुरानी भी बोला जाता है। दुर्रे दुरानी इसको बोला जाता है। ठीक है, कमेंट करने पर किस किस के बीच हुआ था ये? अहमद शाह अब्दाली। मराठा इसमें सदाशिव बावराव था और सदाशिव बावराव इसमें हार जाते हैं, मारे जाते हैं। साथ में ही अफगान शासक, बिल्कुल अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। और माना जाता है कि मराठा के अंदर देवी तालाब का मंदिर, हरियाणा में देवी तालाब का मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। मराठा सदाशिवराव भाव ने क्या किया था, हरियाणा के अंदर 1014 के अंदर एक मंदिर को लूटा गया था गजनवी के द्वारा। महादेव शिव ईश्वर मंदिर, महादेव मंदिर भी इसको बोल सकते हैं, महादेव मंदिर को लूटा था। और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति लेकर गया था भाई। किसकी? चक्कर स्वामी की। और चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थी ये किस धातु की थी? ये पीतल धातु की थी। इस मंदिर का निर्माण शुंग वंश के शासक वर्धन वंश के शासक पुष्यमित्र वर्धन ने पुष्यभूति ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। और मराठाओं के सदाशिवराव जो हैं क्या थे? हाँ बिल्कुल, आलमगीर सेकंड भी था भाई वहां पर। सदाशिव जो थे इन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इन दी सिकंदरा वार, सिखेड़ा वार 1757 AD, Maratha captured many territories from the Nizam. In the Battle of Udgir 1760 AD, Marathas defeated the Nizam and captured the Ahmednagar, दौलताबाद, बुरहानपुर। ठीक है, इन्होंने इसको अपने अंडर कर लिया था। एक मिनट भाई, कुछ चीजें लिखवानी थी आपको। जो से पेशवा का यहाँ पर जो पेशवा बालाजी बाजीराव का एक नाबालिग बेटा था विश्वास राव। किसका बेटा है ये? बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का बालाजी बाजीराव का ये क्या है? ये एक नाबालिग बेटा था जो इस युद्ध में मारा गया था भाई। विश्वास राव क्या हो गया था? युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाव, हम बात कर चुके हैं। युद्ध के बीच युद्ध छोड़कर कौन गया था? मल्हार राव। होलकर क्या कर गए थे? युद्ध छोड़कर चले गए थे, मैदान छोड़कर चले गए थे। इनकी तोपों का नेतृत्व, जो मराठे थे, मराठाओं की तोपों का नेतृत्व किसने किया था? तोपखाने का नेतृत्व
तोपखाने का नेतृत्व किया था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी गारदी ने तोपखाने का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इतिहासकार कौन थे? प्रत्यक्षदर्शी। कौन थे प्रत्यक्षदर्शी इसके? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक व्यापारिक दृष्टि से बालाजी बाजीराव के पास संदेश भेजा था कि 2 मोती विलीन हो गए। एक मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं कौन है प्रत्यक्षदर्शी, का कौन है? काशीराज पंडित। क्या कहा कि 2 मोती विलीन हो गए। व्यापारिक दृष्टि में इनको जवाब दिया, व्यापारिक तरीके से एक कूट संदेश भेजा। बोलते ना कि पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर, ठीक है। 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई। 27 सोने के मुहर, सोने की मोहरें लुप्त हो गई। और चांदी तथा तांबे की पूरी तरह से गणना नहीं की जा सकती। पूरी तरह से पूरी गणना नहीं की जा सकती। क्लियर है? मिलियन, बिलियन, मिलियन शायद लाख को बोलते हैं, बिलियन करोड़ के अंदर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। इसमें मराठा शक्ति का बहुत नुकसान हुआ था। अब आता है माधवराव प्रथम। कौन है? माधवराव प्रथम अब क्या बनते हैं? पेशवा बने थे। कौन है? माधवराव प्रथम 1761 से लेकर 1772 तक रहेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद मराठाओं की प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने की इसने कोशिश की थी। फिर क्या सोचा भाई दोबारा अपने मराठाओं को खड़े करें। कुछ नहीं सोचा माधवराव ने। माधव यानी माधव किसको बोला जाता है? श्री कृष्ण को भी बोला जाता है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था? गोकुल वासियों को दोबारा खड़ा किया था। क्यों? कब? जब गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन के अंदर जब क्या कहते हैं इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं तो वर्षा वहां पर ज्यादा करते हैं। तो वो क्या करते हैं अपने जो छोटी उंगली होती है उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं जिसके नीचे सारा का सारा गांव समा गया। कहते हैं ऐसा, ऐसा कहते हैं, दंत कथाएं हैं ऐसी।
ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम एवं मैसूर के हैदर अली को चोट देने के लिए बाध्य किया था। देखो भाई, हैदराबाद के निजामों के साथ भी इन्होंने टैक्स लिया है। मैसूर के हैदर अली को चोट देने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य है। वेरी गुड। इसी के काल में मुगल बादशाह आलम सेकंड ने 1772 में मराठाओं की सुरक्षिता स्वीकार की थी। मराठा साम्राज्य के पतन इसकी मृत्यु के बाद प्रारंभ हो गया था। तो बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 एडी, थर्ड बैटल था। थर्ड बैटल पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन दी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास इन दी Marathas were defeated and the Marathas power suffered a lot of the this। क्या हुआ था, इनको सफर करना पड़ा था। सफर यानी नुकसान इसका ज्यादा हुआ था, लोट ऑफ सफर इनको हुआ था। माधवराव सेकंड, माधवराव फर्स्ट 1761 to 1772 AD tried to restore the prestige of the Marathas after defeated in the third battle of Panipat। Nizam of Hyderabad, Ali of Mysore were हैदर अली ऑफ मैसूर के अंदर क्या था, इसको फोर्स किया था पे चौथ के लिए। चौथ जो एक टैक्स था उसको पे करने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एक्सेप्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठास 1772 एडी। नारायण राव क्या करेंगे, ये 1772 से लेकर 1773 तक रहेंगे। नारायण राव माधवराव के छोटे भाई थे, इनकी हत्या रघुनाथ राव ने की थी। माधवराव नारायण राव, अब आगे भाई माधवराव नारायण राव 1774 से लेकर 1795 तक। तो यह नारायण राव के पुत्र थे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल बनाई गई थी। एक काउंसिल नियुक्त की गई थी 12 भाई। बाजीराव द्वितीय 1795 से लेकर 1818 तक रहे थे। फडणवीस की मृत्यु के बाद 1800 बाद मराठा शक्ति पेशवा बाजीराव सेकंड, दौलतराव सिंधिया एवं यशवंत होलकर के हाथों में से रह गई थी। नारायण राव, ये नाम ही है इनका, ये ध्यान से रख लेना, बस इनको पढ़ लेना ध्यान से। माधवराव आए थे, फिर बाजीराव सेकंड आए थे, ठीक है। पूना में पेशवा व होलकर के बीच हुए संघर्ष की हम बात करते हैं। पेशवा बाजीराव सेकंड एवं दौलतराव सिंधिया ने होलकर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की निर्मम हत्या कर दी। किसकी भाई, बिट्टू की। जसवंत भाई का क्या था, ये क्या था, जसवंत का भाई था। किसने की थी, बाजीराव सेकंड ने। कौन मिल गया, दौलतराव सिंधिया के साथ। दौलतराव सिंधिया ये वही है जो 1803 में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करेगा। भाई कौन से संधि करेगा, सुरजी अर्जन गांव की संधि करेगा। जसवंत राव होलकर ने 1802 ईस्वी में पूना पर आक्रमण किया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरदेसर नामक स्थल पर पराजित कर पूना पर कब्जा कर लिया। बाजीराव सेकंड बसीन भाग गया और वहां उसने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि कर ली थी। क्लैश बिटवीन पेशवा एंड होलकर इन पूना। पेशवा बाजीराव सेकंड एंड दौलतराव सिंधिया conspired against Holkar and in 1801 AD Peshwa brutally murdered Jaswant Rao Holkar brother Vittuji। Jaswant Rao Holkar attacked Pune 1802 AD and captured the Pune, defeating the joint army of Peshwa and Sindhia at the place of called the हरदियासर। कहां पर हुई थी इनकी बैटल भाई, हरदियासर के अंदर हुई थी। सिंधिया और पेशवा को उसने हराया था। बाजीराव सेकंड कहां पर चले गए थे, बाजीराव सेकंड बेसिन चले गए थे और बेसिन जाने के बाद दिसंबर 31 1802 के अंदर बेसिन और बेसिन की इनके विद ट्रीटी होती है। बेसिन ट्रीटी किसके अंदर होती है, ब्रिटिश और मराठाओं के बीच होती है, पेशवा मराठा के बीच। अंगल मराठा युद्ध आ जाते हैं। अंगल मराठा युद्ध, सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में बंबई की अंग्रेजों की सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी। बंबई की जो अंग्रेजी सरकार थी उसके बीच हुई थी। और बंबई परिषद, अब इसको बंबई अंग्रेजी सरकार अगर ना मिले तो बंबई परिषद आपसे यहाँ पर मिल सकता है, बंबई परिषद। इस संधि में तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव यानी राघव
को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। मराठा जो थे, मराठे बंगाल एवं कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। सूरत की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1775, 7 मार्च, 7 मार्च 1775 को हुई थी। संधि कर ली कि अंग्रेज रघुनाथ राव को क्या करेंगे, वे पेशवा बनाने में सहायता करेंगे। सैनिक सहायता के लिए, पेशवा बनाने के लिए कितनी सैनिक सहायता करेंगे? 25,000 सैनिकों की सहायता करेंगे। कितने? 2500, 25,000 नहीं, 2500 सैनिक इनको देंगे भाई। कितने? 2500 सैनिकों की सहायता करेंगे, ठीक है। 2500 सैनिक अंग्रेज पेशवा को देंगे। इन सैनिकों का व्यय, इन सैनिकों का खर्च, खर्च कौन उठाएगा? रघुनाथ राव। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, देन बंगाल, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, संधि तो हुई थी ना ये। कारण क्या था कैंसिल होने का? कारण क्या था पता है? बिना गवर्नर जनरल की क्या कर ली थी? बिना गवर्नर जनरल के, बिना गवर्नर जनरल, बिना गवर्नर जनरल की काउंसिल की सलाह लिए, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल की सलाह नहीं ली इसने, बंबई परिषद स्वयं गई और स्वयं वहां पर संधि कराई। ठीक है, सालसेट, साल सेट बेसिन के आसपास के टापू क्या करने होंगे? अंग्रेजों को दिए, टापू अंग्रेजों को देने होंगे। उसके अतिरिक्त सूरत भड़ोच जिले का आया का कुछ भाग अंग्रेजों को देना होगा। सूरत भड़ोच की आय का कुछ भाग, आय का कुछ भाग किसे देना पड़ेगा? किसे? अंग्रेजों को देना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। यदि रघुनाथ राव कोई दरबार लगाएगा, पूना के अंदर कोई दरबार लगाकर लगाता है, तो पूना दरबार में अंग्रेजों को बुलाएगा। क्या करेगा? अंग्रेजों को दरबार में बुलाएगा। अगर कोई संधि करेगा, अगर पूना दरबार किसी के साथ कोई संधि करेगा, तो उस संधि के दौरान अंग्रेज बुलाए जाएंगे। हाँ, ये जो सूरत और बड़ौच आया का जो भाग है ना, ये किसको देना है? ये अंग्रेजों को देना है। अब शुरू होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनके द्वारा क्या कर दिया, इस संधि को मान्यता देने के लिए। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसको मान्यता दे दी, और मान्यता देने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फरवरी 1775 को कर्नल कर्टिंग, कौन है? फरवरी 1775 को किसके नेतृत्व में? कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची।
ठीक है। और 1775 के अंदर 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच ये पहला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मराठा हार गए थे। पुरंदर की संधि अब होगी। क्या होगी? पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने पूना दरबार में कर्नल अपटन को भेजकर यह संधि की, परंतु यह संधि कार्यान्वित नहीं हुई थी। क्या हुआ था? कैप्टन कर्नल अपटन को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन इसको क्या कर दिया था? इस संधि को अस्वीकार कर दिया गया था। बडगांव की संधि हुई थी 1789 के अंदर। पुणे दरबार एवं अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। फिर सालाबाई की संधि हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच हुई। 17 मई 1782 ईस्वी में यह संधि हुई। इसमें आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हुआ, रुका। इस संधि से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ जो साथ था वो छोड़कर माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया। देखो भाई, बडगांव की संधि होगी 1789 के अंदर। अपमानजनक संधि थी एक। अंग्रेजों के लिए ये अत्यंत ही अपमानजनक थी। वॉरेन हेस्टिंग ने पूना दरबार में जो बडगांव था, पुणे और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने संधि से मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि समस्त जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे अंग्रेजों के द्वारा, वो सारे के सारे, यानी 1773 से पहले जितने इन्होंने जीते थे, तो वो सारे के सारे किसको लौटाने होंगे? वो लौटाने होंगे पेशवाओं को, मराठाओं को। ठीक है। और पुरंदर की जो संधि थी, पुरंदर की संधि को समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक। यह युद्ध दो मुख्य केंद्रों में शुरू हुआ था। दक्कन में किसके केंद्र में शुरू हुआ था? वेलजली के अधीन अंग्रेजों ने सेना एवं सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। किस किसके बीच हुआ था भाई? वेलजली और सिंधिया प्लस भोसले के बीच लड़ा गया था। इसमें वेलजली क्या हो जाता है? वेलजली इसमें जीत जाता है, विजयी रहा। जनरल लेके के अधीन अंग्रेज सेना एवं सिंधिया की सेना के बीच उत्तर भारत में इसमें भी अंग्रेज सेना जीत जाती है। अब उत्तर भारत में किसके बीच हुआ था? जनरल लेक वर्सेस सिंधिया। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। यह भोसले एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? भोसले एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसकी संधि? देवगांव की संधि। कौन सी? देवगांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। यह सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। सेकंड आंग्ल मराठा वार 1803-05 AD। दिस वार स्टार्टेड इनटू टू मेन कैरेक्टर्स। डेक्कन के अंदर बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड अंडर द वेल्जली एंड द जॉइंट आर्मी ऑफ सिंधिया एंड भोसले। वेल्जली वाज विक्टोरियस। क्या हुआ इनके अंदर? वेल्जली जीत गए थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर किस किस के साथ हुआ था? ब्रिटिश के अंडर का था जर्नल लेक और सिंधिया के ये बीच हुआ था। आर्मी सिंधिया की हार जाती है। एक ट्रीटी हुई थी इनके साथ, देवगांव की ट्रीटी 17 दिसंबर 1803 AD के अंदर हुई थी। इट टुक प्लेस बिटवीन भोसले एंड ब्रिटिश के अंडर हुई थी। उसके बाद ट्रीटी होती है सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी 30 दिसंबर 1803 AD। इट वाज बिटवीन द सिंधिया एंड द ब्रिटिश। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध क्या होगा? अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक। यह युद्ध पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें पेशवा हार गए थे। पूना की संधि
13 जून 1817 ईस्वी को अंदर हुई थी। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि से मराठों को संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी। दौलतराव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच 5 नवंबर 1817 ईस्वी को ग्वालियर की संधि भी हुई थी। नागपुर के भोंसले एवं अंग्रेजों के बीच 27 मई 1816 ईस्वी को सहायक संधि हुई थी। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि हुई थी। अगर पूछे कि नागपुर के साथ सहायक संधि कब हुई थी भाई, तो 27 मई 1816 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। 18 साल का व्यक्ति है तो 2 साल पीछे चले जाएगा। 2 साल पीछे कौन सी क्लास में होगा? 16 साल की उम्र में ये अभी तक स्कूल के अंदर हुआ। ठीक है। थर्ड एंगल मराठा वार, दिस वार टुक प्लेस बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल कौन बनकर आए थे? लॉर्ड हास्टिंग आए थे। लॉर्ड हास्टिंग आए थे। और लॉर्ड का अर्थ भगवान, देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ लेकर चलता है। जैसे हम कोटि का अर्थ करोड़ भी लगा लेते हैं और कोटि का अर्थ सुप्रीम भी रख लेते हैं, है ना। लॉर्ड का अर्थ होता है, लॉर्ड का अगर आप यूरोपियंस जो हिस्ट्री रीड करोगे, यूरोपियंस के अगर आप रीड करोगे तो लॉर्ड का अर्थ होता है एक विशाल भूमि का स्वामी। एक विशाल भूमि का स्वामी। लॉर्ड हास्टिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत के। पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच 2 बार संघर्ष हुआ था भाई। एक तो कोरेगांव, क्या था? कोरेगांव, भीमा कोरेगांव एक संघर्ष था। 1 जनवरी 1818 को हुआ था। पेशवा किसमें हार हो जाती है? अंटी में। अंटी स्थल का नाम है भाई, स्थान है ये, ठीक है। स्थान, जगह का नाम है अंटी। 20 फरवरी 1818 को यहाँ भी पेशवा हार गए थे। 2 बार अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। भीमा कोरेगांव के अंदर महार एक विशाल भूमि का मालिक, स्वामी। लॉर्ड का अर्थ होता है, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, यूरोपियों को जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर मिलता है, क्या है? लॉर्ड का अर्थ रहता है कि एक विशाल भूमि का स्वामी, क्योंकि वहां पर भी तो लॉर्ड है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ महान अनुभव इनका अर्थ लगा लेते हैं कि हम इनको भगवान कह रहे हैं। भगवान नहीं कह रहे भाई, वो एक उपाधि उनके पास है कि हाँ वो एक बड़े स्वामी का वो उसके पास है। फिर भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उसका सिद्धांत रहता है, अलग अलग उसका मानना रहता है। अंधगंजस्य सिद्धांत हमने पढ़ा था। अंधगजस्य सिद्धांत हमने पढ़ा था जैन धर्म के अंदर, पढ़ा था ना। तो वो क्या कहता है कि एक अंधे व्यक्ति को हाथी दिखाया जाता है। 6 अंधे व्यक्ति थे, 6 अंधे व्यक्तियों को हाथी महसूस करने के लिए दिया गया। एक व्यक्ति ने जब हाथी की पीठ पर हाथ लगाया तो उसने कहा कि ये तो पत्थर के समान है। दूसरे व्यक्ति ने जब हाथी की सूंड को छुआ तो उसने कहा कि ये लता के समान है, टहनी के समान है, एक पेड़ की जो टहनी होती है उसके समान है। एक व्यक्ति ने उसके पांव को छुआ तो उसके पांव को छूने के बाद उसने कहा कि ये तो पेड़ की तरह है, एक बरगद की तरह है। जब उसकी पूंछ को एक व्यक्ति ने छुआ तो उसने कहा कि ये तो लता के समान है। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, ना तो पूर्ण रूप से कोई झुटला सकते हैं, ना ही पूर्ण रूप से उसको सत्य हम मान सकते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 3 जून 1818 को सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में रहने की आज्ञा दे दी गई थी।
मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। कौन थे भाई? शाहजी अप्पा साहिब अंतिम मराठा थे, पेशवा के। सॉरी, मराठाओं के अंदर अंतिम पेशवा क्या थे? शाहजी अप्पा थे। अब मराठों के पतन का कारण क्या था? मराठाओं के पतन का कारण था उत्तरकालीन मराठाओं के अकुशल नेतृत्व। जो मराठा अब आए उनका अकुशल नेतृत्व था शिवाजी के बाद। मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव, कि उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट किया, वैसे ही उसको रखा। मराठों की नौसेना अपर्याप्त नहीं थी। क्या थी? पर्याप्त नहीं थी। जो मराठों की नौसेना थी उसमें कमियां थी। गुप्तचर प्रणाली का अभाव था। मराठा सरदारों के आपसी झगड़े चलते रहते थे। ये देखो, ये यहाँ पर आ चुके हैं वो अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान 8 परिषद, 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो मराठा साम्राज्य का संचालन करती थी। इस व्यवस्था का निर्माण शिवाजी के द्वारा किया गया था। पंत प्रधान या पेशवा प्रधानमंत्री या फिर साम्राज्य का सामान्य प्रशासन करता था। अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री होते थे, साम्राज्य के खातों का प्रबंधन करते थे। सचिव क्या था? सचिव शाही आदेश तैयार करने वाला था। अब प्रांतीय प्रशासन हम इसका करते हैं, शिवाजी महाराज का क्या करते हैं? प्रांतीय शासन। शिवाजी ने अपने राज्य के चारों राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत राजा प्रांत राज प्रतिनिधि सदर ए सूबेदार होता था। सर ए सूबेदार के अंडर एक प्रांत होती थी। मामलातदार के अधीन होता था। सर ए सूबेदार मामलातदार के अधीन होता था, जो राजा की इच्छा पर निर्भर होता करता था। राज्य में 18 विभाग थे जिनका निर्देशन अनेक मंत्री करते थे। या अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रांत, प्रांत में कौन अधिकारी? सूबेदार व मामलादार। फिर यहाँ पर लिखूं महल। प्रांतों को किस में बांटा? महलों में बांटा। महलों में कौन होता है? सर हवलदार, सर हवलदार। महलों को किस में बांटा? तरफों में। तरफों में कौन होता है? हवलदार। उसके बाद तरफों को किस में बांटा? मोन्जो में। मोन्जो में कौन होता है? कारकुन। मोन्जो के बाद किसको बांटा? गांव में। गांव में कौन होता है? पाटिल या फिर पाटिल। ये ध्यान रखना। लो, ठीक है, पाटिल। क्लियर है? अब प्रांतों की देखो चर्चा कर लेते हैं। प्रांत, 4 प्रांत थे। उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत के अंदर क्या था? 4 प्रांतों में बटा हुआ था। 4 प्रांतों में उत्तरी प्रांत जो थी, सूरत व सलहेर दुर्ग, सलहेर दुर्ग से लेकर पूना तक ये थी। यहाँ पर अधिकारी कौन था? मोरो त्र्यंबकम, मोरो त्र्यंबक यहाँ पर क्या थे? अधिकारी थे। मोरो त्र्यंबक पिंगले, ये वही है जो शिवाजी महाराज के साथ 1659 के अंदर अफजल खां की हत्या करते समय गए थे, साथ में अंगरक्षक के रूप में गए थे। दक्षिणी, उत्तरी प्रांत, दक्षिण पश्चिमी प्रांत। इसमें क्या था?
दक्षिणी कोंकण प्रदेश या फिर समुद्री तट, आप इसको बोल सकते हो, समुद्री तट सम्मिलित थे। ठीक है, और यहाँ पर अधिकारी कौन था? अन्नाजी दत्ता, अन्नाजी दत्ते। दत्ते यहाँ पर अधिकारी थे। ठीक है, दक्षिण पूर्वी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत, ये कहां से कहां तक थी? ये दक्षिण पूर्वी प्रांत जो थी, सतारा, सांगली, सांगली, कोल्हापुर, इसमें आदि क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? दत्तोजी पंत, दत्तोजी पंत यहाँ पर थे। ठीक है, अब आ जाती है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत जींजी, क्या है? जींजी और उसके आसपास का क्षेत्र। इसके अंदर किसको, यहाँ पर कौन था? रघुनाथ, रघुनाथ पंत, हेमून, हनुमंते, हनुमंते। उत्तरी प्रांत के अंदर तो सूरत, सोलेर, दुर्ग से लेकर पूना तक का एरिया भाई। यहाँ पर मेरो, त्र्यंबके, पिंगली यहाँ पर था। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के अंदर कौन था? दक्षिणी कोंकण से लेकर दक्षिणी कोंकण का प्रदेश, यानी फिर समुद्री तट, आप इसको बोल सकते हो। अन्नाजी दत्ते यहाँ पर थे। अब आ जाता है दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पश्चिमी के अंदर कौन है? अन्नाजी दत्ते। दक्षिण पूर्वी के अंदर कौन है? सतारा आ जाएगा, संगोली आ जाएगा, कोल्हापुर आ जाएगा। दत्ताजी पंत यहाँ पर कौन है? दत्ताजी पंत यहाँ पर है। फिर आ जाता है केवल दक्षिणी प्रांत, जिंजी और इसके आसपास का क्षेत्र था। रघुनाथ पंत हनुमंते यहाँ पर थे, रघुनाथ पंत हनुमंते यहाँ पर थे। जागीर प्रथा समाप्त करके, शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त करके अधिकारियों को नगद वेतन शुरू दे दिया था। क्या कर दिया था? नगद, नगद वेतन देते थे। सैन्य प्रशासन, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में किलों का प्रमुख स्थान था। शिवाजी के पास लगभग 280 किले थे। शिवाजी के पास सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, बंदूकचे और नौसैनिक शामिल थे। न्याय व्यवस्था, शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन हिंदू कोनों पर आधारित है। गांव में पंचायतें न्यायालय की भूमिका निभाती थी। शिवाजी खुद भी न्याय करता था। हिंदू कानून पर, भाई कानून आएगा यहाँ पर। ठीक है, कानून, कानून नहीं आएगा, कानून पर। हिंदू कानून पर आधारित थी। गांव में पंचायतें न्यायालय, गांव में क्या होता था? आधारित थी। गांव में पंचायतें न्यायालय की भूमिका निभाती थी और शिवाजी स्वयं भी क्या करता था? न्याय करता था। अंतिम न्यायालय, जो शिवाजी न्याय करता था उसे अंतिम न्यायालय कहा जाता था। और अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मंजलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? हुजूर हाजिर मंजलिस कहा जाता था। ठीक है, तो एक कर देख लो भाई, कर, चौथ कर के बारे में देख लो पहले।
चौथ कर के अंदर। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था। सरदेसाई के, हाँ अरे एक मिनट हो जाए, रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था। बिल्कुल, जो स्वयं का जो न्यायाधीश होता था, जो स्वयं अंतिम न्यायालय था, उसके बारे में कह रहे हैं कि हुजूर हाजिर मुजलिस उसको कहा जाता था। अब सरदेसाई ने क्या कहा है? सरदेसाई कहते हैं, सरदेसाई के अनुसार चौथ क्या था? चौथ एक, चौथ विजित, देखो बड़ा नाम रखने के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। उसमें तो ये जो मंजलिस हो गए, मुअज्जम हो गए, एक ये उर्दू भाषा के शब्द है, फारसी भाषा में उर्दू भाषा। रियलिटी है इस बात की, कोई अपने आप को लाख हिंदू बोलता है, ठीक है, अगर वो प्योर हिंदी भाषा का सब प्रयोग करेगा ना, तो वो चाहकर भी उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग नकार नहीं सकता। उसकी भाषा के अंदर उर्दू भाषा के प्रयोग शब्द होंगे, अगर वो प्योर हिंदी भाषा बोलेगा, अगर वो शुद्ध हिंदी वर्तनी का प्रयोग करेगा, तो उसमें क्या होगा, उर्दू शब्द आएंगे। अगर कोई उर्दू भाषा शब्दों का प्रयोग करेगा, अगर कोई कहेगा कि मैं उर्दू भाषा बोलता हूँ, वो लाख कोशिश कर ले, उसके अंदर संस्कृत वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ये समय की भाषा का प्रभाव रहा होगा। विजित क्षेत्र, ये विजित क्षेत्रों में वसूल किए जाने वाला कर था, वसूल किए जाने वाला कर था। हाँ, सब एक दूसरे से उत्पन्न हुए थे। सबसे प्राचीन अगर कोई भाषा है तो संस्कृत, क्योंकि उससे पहले तो वैदिक साहित्य किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत से पहले क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की जो लिपि है, चित्र में लिपि, उसको पढ़ ही नहीं पाया अभी तक। संस्कृत के बाद फिर आगे पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ये बनते रहेंगे इसके ऐसे ही, और आते आते अपभ्रंश का रूप क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा ले जाएगी। ठीक है, वसूल किया जाने वाला एक कर था। यदुनाथ सरकार क्या कहते हैं चौथ कर के बारे में? यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार कहते हैं कि ये यह मराठा आक्रमण से बचने के लिए, बचने के एवज से वसूल किया जाता था कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन आपको कर देना होगा। ये बात किसने कही थी? यदुनाथ सरकार ने कही थी कि चौथ कर ऐसा कर था कि उनको हफ्ता देना पड़ता था। भाई क्या था? एक हफ्ते टाइप। हम मूवीज के अंदर देखते हैं ना कि एक जो वहां पर जो एनिमीज होते हैं, जो वहां के विलन होते हैं, तो वो क्या लेते हैं? वसूल करते हैं, हफ्ता वसूल करते हैं। पुरानी फिल्मों में देखना, अब वाली फिल्मों में वो ट्रेंड चला गया है। 90s की आप अगर मूवीज देखोगे तो 90s की मूवीज के अंदर आपको वो हफ्ते वाला सीन मिल जाएगा। अरे वो क्या बोलते हैं इसको, वेलकम मूवी देखिए, वो घुंगरू को जाकर बोलता है वो मजनू। हाँ वही है, ये हफ्ता वाला, हफ्ता टाइप कि
आक्रमण नहीं करेंगे, पैसा दे दो बस। यदुनाथ सरकार ने इसके बारे में कहा। चौथ क्या है? चौथ जो था अंतिम रूप से विजित क्षेत्रों से, विजित राज्यों के क्षेत्रों से माफी चाहिए, विजित क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग वसूल किया जाता था। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है सरदेश मुखी। आय का कितना भाग लिया जाता है? आय का 10% भाग, अर्थात 1/10 भाग ये लिया जाता था। शिवाजी के अनुसार देश का वंशानुगत सरदेश मुख होने के नाते शिवाजी कहता है कि शिवाजी कि मैं देश का वंशानुगत सरदेश मुख हूं। सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया हूं। प्रधान मुखिया हूं, तो आपको ये कर मुझे देना होगा। किसके बदले? रक्षा के बदले। रक्षा के बदले उन्हें सरदेश मुख लेने का अधिकार। और पैदल सैनिक को पाइक बोला जाता है भाई। पैदल सैनिक को पाइक भी आप लिखा हुआ देख सकते हो किसी स्थान पर, पाइक। और पैदल सेना का सेनापति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर ए नौबात। सर ए नौबात कहलाता है। शिवाजी की सेना का मुख्यालय कहां पर था? कोलाबा। कहां पर था भाई? कोलाबा में था। और उनके पास नौसेना का मुख्यालय, किसका? ये नौसेना का मुख्यालय। नौसेना, नौसेना का मुख्यालय कोलाबा में। और उनके पास 200 नाव था। कितनी थी? 200 नाव का एक बेड़ा था। तो इसी के साथ भाई आपका जो मराठा साम्राज्य था वो समाप्त होता है। अगर कुछ चीजें बच गई होगी तो मैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए ले आऊंगा। हालांकि कुछ भी चीजें ऐसी यहाँ पर रही नहीं। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। आज हमारी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास की। अमेजिंग क्लास। थैंक यू अंजलि। अगर रात मुझे ये करवाना पड़ता ना तो देखो 1 घंटा इसमें लग गया, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। रात मुझे सिर्फ 30 मिनट 20 मिनट के अंदर इसको निकालना था, तो उससे फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है ना। तो अब तक हमने क्या कुछ कर लिया मेडिवल के अंदर? मेडिवल के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने तुर्क पढ़े हैं, गुलाम खिलजी। एक मिनट, दिल्ली सल्तनत हमने कर लिया कंप्लीट, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका हो गया और इसकी स्थापत्यता कला इसकी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने किया इसको
विजयनगर हमारा हो चुका है, बहमनी हमारा हो चुका है, फिर हमने किया सूर्यवंश, फिर शुरू किया हमने मुगल काल। मुगल काल और प्रशासन इसका हो चुके हैं। उसके बाद मुगल काल प्रशासन हो चुका, सूरी हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन हमने किए। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, क्या नाम देते हैं इसका, मराठा, हाँ, मराठाज हमने किए हैं। देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर तीन आपकी टॉपिक है इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया इनका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, खुद दिल्ली सल्तनत हो गई, वंश हो गए, और स्थापत्य कला हो गई इनकी। तीन टॉपिक ये हो गए, तीन ही टॉपिक इसके हैं। 6 विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, सूर्यवंश हमने किया, सूर्य साम्राज्य हमने किया और सूर्य साम्राज्य का प्रशासन हमने किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य हमने किया, मुगल साम्राज्य के प्रशासन के साथ साथ हमने सूफी किया, सूफी के अंदर भक्ति आंदोलन हमने किए, मराठा किया, मराठाओं के अंदर हमने मराठा प्रशासन देखा और मराठा साम्राज्य क्रिएट किया। काफी चीजें हमने याद कर ली, बस इनका एक मोटा मोटा रूप मैंने आपके सामने लिखा है। हालांकि अगर आप सब टॉपिक गिनते हो तो 15 के आसपास सब टॉपिक चले गए होंगे, 15 के आसपास सब टॉपिक हो चुके होंगे। अब ऐसा ही हमारा मॉडर्न के अंदर होगा, लगभग 15 से 16 टॉपिक आपके रहेंगे, उसी में आपका मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा और उनमें से ही पेपर में आएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहला यूरोपियन कंपनीज, जो यूरोपियन कंपनी थी उनसे क्वेश्चन बनता है, संविधान का विकास, संविधान का विकास यानी संविधान, संविधान का कर्मिक विकास हमने देखना है। फिर ब्रिटिश कंपनी क्या होगा, रिवोल्ट, एक तो रिवोल्ट हमें 1857 का करना है और मेजर रिवोल्ट करने हैं, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और जैसे कुक का आंदोलन हो गया, मुंडा बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया, ये चीजें हमें करनी है। ठीक है, फिर किसान आंदोलन भी हम इसी में कर लेंगे, किसान मूवमेंट हम इसी में कर लेंगे। ठीक है, इंडियन मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट होंगे अलग हमारे 1914 से लेकर 1904 से लेकर हम 1935, फिर 1935 से लेकर 1947 तक, 2 भागों में। ठीक है, फिर हमारा ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट की, जो ब्रिटिश था प्रिंसली स्टेटों के साथ उसके संबंध कैसे थे, अवध हो गया, अवध हो गया और हैदराबाद हो गया, इनके साथ इसके संबंध कैसे थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आपका आ गया क्या क्या कहते हैं उसको, हाँ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो गया इसके। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक विकास हो गया, एजुकेशन, प्रेस, प्रेस, हाँ, प्रेस आपका आ जाएगा, प्रेस एक्ट आ जाएंगे आपके कि कौन सा प्रेस एक्ट क्या कहता है। ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल आपके रहेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल के बाद या फिर आपको वाइस राइस को आप रख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद रिवीजन होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद घबराओ मत। ठीक है, गवर्नर जनरल हो गए और उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल और क्या बोलते हैं इसको, माइंड से स्लिप हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, फिर गांधी मासेरा, गांधी मास मूवमेंट, मास मूवमेंट मतलब गांधी जन आंदोलन, और उसी के साथ फिर आपका शिक्षा से संबंधित, शिक्षा एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, शिक्षा और एजुकेशन से संबंधित, जैसे हंटर समिति हो जाएगा, वुड का डिस्पैच हो जाएगा, ये चीजें। तो ये चीजें हमारे पास आज 14 तारीख हो गई, कितने दिन बचते, 15, बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
इंडियन नेशनल कांग्रेस। 15 दिन हमारे पास बचते हैं, 15 दिन के अंदर हमें ये चीजें करनी है। आज हम यूरोपियन कंपनियों को समाप्त करेंगे, यूरोपियंस का जो इतिहास है आज ही हम रीड करेंगे और आज इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ज्यादा क्लासेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।